तो लिख लो मेथड टू डिटरमाइन रेट कांस्टेंट। लिख लो ना, 1 घंटे पढ़ने में क्या जा रहा है, कौन सा तुम्हें 6 घंटे क्लास करनी है। मेथड टू डिटरमाइन मेथड टू डिटरमाइन रेट कांस्टेंट। सर ट्यूसडे की क्लास रख लीजिए। रख लेंगे ट्यूसडे, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड टू डिटरमाइन रेट कांस्टेंट प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। प्रेशर रिलेटेड ब्रैकेट में कर लेना, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं मेथड टू डिटरमाइन रेट कांस्टेंट प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो समझोगे, कुछ भी लिखोगे नहीं। देखो यार, कोई ए आपका रिएक्टेंट है जो गैसियस फॉर्म में है, ये आपको दे रहा है 2B + C प्रोडक्ट दे रहा है, ये भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, हम देखो T = 0 पे इनिशियली, T = 0 पे इसका जो प्रेशर है, ए का रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, P0, और इनिशियली ये क्या है 0 इनिशियली कोई प्रेशर होगा क्या, प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो प्रेशर कहाँ से होगा। आफ्टर टाइम T पे P0 में से कुछ प्रेशर कम हुआ, कितना X, तो ये कितना बनेगा, 1 मोल के लिए X खत्म हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो ये कितना प्रेशर जनरेट करेगा 2X, और ये कितना होगा X। कोई डाउट है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन में लिख दे आफ्टर लॉन्ग टाइम, या T = इनफाइनाइट पे, T = इनफाइनाइट पे, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ये रिएक्टेंट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा 0, और इसका प्रेशर कितना हो जाएगा 2P0, और प्लस ये क्या हो जाएगा P0। अब आपको क्या करेगा कि आफ्टर टाइम T टोटल प्रेशर दे देगा, इनिशियल प्रेशर आपको पता ही है, तो यहाँ से आप X निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो मैं लिख दे रहा हूँ, K = क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाई T log इनिशियली प्रेशर कितना है P0/P0 - X। तो ये फॉर्म आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, प्रेशर रिलेटेड। ठीक है, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और फॉर्म है जिसको ध्यान तुम लोग को रखना है, देखो इंटरवॉल फॉर्मूला हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरवॉल फॉर्मूला। तो इसको भी तुम लोग ध्यान रखोगे, इंटरवॉल फॉर्मूला क्या होता है। इंटरवॉल फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं कि कुछ T1 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ क्या है A1 है, और T2 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ क्या है A2 है। क्लियर है। तो इंटरवल फार्मूला क्या होता है, तो जब भी आपको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और क्या हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन एट T1 अपन कंसंट्रेशन एट T2। तो इसमें इनिशियली हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेते हैं आफ्टर टाइम T। जैसे मान लो रिएक्शन T = 0 से स्टार्ट हुआ और 10 मिनट तक चला, पूछे कि 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में उसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बताना है, तो उस टाइम के लिए ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्लियर है भानु। नेक्स्ट हेडिंग डालो हाफ लाइफ। वैसे मान लो मुझे 100 साल जीना है तो मेरा हाफ लाइफ क्या हो गया 50 साल। तो रिएक्शन मान लो कोई कंप्लीट होने में 10 मिनट लग रहा है तो उसका हाफ लाइफ क्या हो जाएगा 5 मिनट। ठीक है, तो हाफ लाइफ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ऐसे T हाफ, या कहीं कहीं T 0.5 भी लिखा होता है, तो भानु आ जाता है सर मैंने तो देखा था T 0.5 लिखा हुआ था। कोई बात नहीं भाई, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते, आधा का मतलब 0.5 ही तो होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने नहीं आना है। ठीक है, तो लिख लो इसमें द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% completion
for 50% completion or decomposition of a reaction, completion या decomposition of a reaction, decomposition of a reaction is known as half life, known as half life. ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ. ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं केस इसमें फर्स्ट या पहला हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर के लिए. किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं. और ये भी हाफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट कर लोगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली. तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए. देखो अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें, बताओ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का फॉर्म क्या होता था, K इज इक्वल टू, जैसे हमने लिया था इसमें क्या कि कोई R रिएक्टेंट है अगर P प्रोडक्ट बना रहा है तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का फॉर्म क्या था, K इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई T. तो अगर T इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई K. ठीक है, लिख सकते हैं. अब हम लोग ये तो टाइम टी टाइम पे आपका टाइम टी के लिए हम लोग सारी चीज़ें निकाल रहे हैं. ठीक है, अब हाफ लाइफ चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए, हाफ लाइफ. अब तुम लोग बताओ, यहां से अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग ले लें टी इज इक्वल टू हाफ ले लें, टी इज इक्वल टू क्या ले लें, हाफ. तो बताओ जो आर है फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल के आधा हो जाएगा, टी हाफ पे हो जाएगा इनिशियल के आधा. आया समझ में, नहीं समझ में आया, देखो बता देता हूँ. देखो ये आर रिएक्टेंट था आपका जो पी प्रोडक्ट बना रहा था, समझेंगे सारे लोग. टी इज इक्वल टू जीरो पे इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या था, आर नॉट. और आप लोग को पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज. अब आफ्टर टाइम टी पे कुछ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, आर. आफ्टर टाइम टी पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, आर. अब यानी आर से आर नॉट से घट के क्या हो गया, आर हो गया. अब अगर हम लोग बात करिए फाइनल कंसंट्रेशन टी हाफ पे अगर इस फाइनल कंसंट्रेशन की बात करें हम लोग तो इनिशियल के आधा ही तो होगा, नहीं होगा. देखो ये रिएक्टेंट है इनिशियली और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है. घटते घटते टी टाइम पे क्या हो गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर हो गया. तो अगर आर को हम लोग को हाफ लाइफ पे लिखना है, मतलब आधे टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा, ये आर कितना होगा, तो इनिशियल के आधा ही तो होगा, इनिशियल के क्या होगा, आधा. यानी कि आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 के. कोई डाउट है, आधा टाइम पे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा इनिशियल के क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि घट रहा है आधा टाइम पे आधा हो जाएगा. तो आधा मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2. अब यहाँ से हम रखे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो टी हाफ अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आर नॉट और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर नॉट बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के. क्लियर है, एलसीएम ले लोगे क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर नॉट क्या हो जाएगा, आर नॉट. और ये 2 के डिवाइड हो यानी आर नॉट बाई क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 के. और के क्या है भानु यहाँ पे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. अब तुम लोग देखो, इसे साफ कर दूं, ये समझ में आ गया ना, इसको लिखने की जरूरत है, लिखोगे तो बताओ, छोड़ दूंगा यहीं पे. ठीक है, तो अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ से तो तुम लोग देख रहे हो 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, और के भी क्या है, कांस्टेंट है. अगर कांस्टेंट हम लोग हटाए तो कौन सा साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन. यानी कि टी हाफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. यानी कि हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to its initial concentration.
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हाफ लाइफ जो होता है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है, कोई डाउट है? अब देखो यहाँ पे हम लोग, अगर यहाँ से हम लोग बात करें, अब हम लोग बात करें यहाँ से, देख लो, तो ये तो हो गया जीरो ऑर्डर के लिए। सेकंड हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, समझ लो पहले। सेकंड हम लोग यहीं पे देख ले रहे हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखो यार, समझोगे क्या था, आर कोई रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन कितना है, आर नॉट, और आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन कितना है, आर। और अगर हम बात करें टी हाफ पे, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है आर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल के आधा ही तो होगा। किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल के आधा। अगर हम लोग टी हाफ का फॉर्म लिखें हम लोग यहाँ से, टी का पहले फॉर्म लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्म, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपन फाइनल कंसंट्रेशन। भानु कोई डाउट है? तो अगर हम लोग हाफ लाइफ ले लें तो टी हाफ क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के, और लॉग इनिशियल तो इनिशियल ही रहेगा, लेकिन फाइनल क्या हो जाएगा, इनिशियल के आधा। ये आर नॉट से आर नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 डिवाइडेड बाई के, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो लिख दे रहा हूँ, log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3, कितनी होती है, 0.3। तो 0.3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो टी हाफ कितना आ जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब इंपॉर्टेंट चीज, जो हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो लिख दे रहा हूं वहां पे, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन, इज इंडिपेंडेंट ऑन, is independent on its initial concentration, is independent on its initial concentration। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ भानु, मतलब डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। तो ठीक है, तो इस पे एमसीक्यू टाइप में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली, डायरेक्टली, डिपेंड नहीं करेगा, करेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखना भानु। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वो रिएक्शन जो दिखने में सेकंड ऑर्डर का लगे बट एक्चुअल में क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो लिख लो इसमें, द रिएक्शन विच अपीयर्स टू बी सेकेंड ऑर्डर, the reaction which appears to be second order but actually it follows first order kinetics, but actually it follows first order kinetics is known as pseudo first order reaction, pseudo first order reaction, pseudo first order reaction। तो वो रिएक्शन जो दिखने में क्या लगता है सेकंड ऑर्डर का, बट एक्चुअल में क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, तो उस समय क्या बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जनरली ये रिएक्शन वो होते हैं जिनमें कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कोई एक रिएक्टेंट क्या हो, एक्सेस अमाउंट में अगर प्रेजेंट हो, तो वो सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। जैसे
अगर हम लोग बात करें स्यूडो रिएक्शंस की, तो अगर हम लोग एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराएं, किसकी हाइड्रोलिसिस? एस्टर की अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएं तो उसमें वाटर हम लोग क्या करते हैं? एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। वाटर क्या लेते हैं? एक्सेस अमाउंट में। तो रिएक्शन क्या होगा? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। या सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा दो तो उसमें भी वाटर क्या लेते हैं? एक्सेस अमाउंट में। तो वो भी क्या होगा? एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इसमें एक लाइन और ऐड कर लोगे, इट अकर्स जनरली व्हेन it occurs generally when at least one of the reactant present in excess amount, present in excess amount। तो कोई भी एक रिएक्टेंट अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो रिएक्शन जनरली क्या होता है? क्या होता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो, देखते हैं हम लोग। तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की हम लोग बात करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे तो एस्टर के फंक्शनल ग्रुप के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये आर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर इसके हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएं तो हाइड्रोलिसिस हमेशा किसके प्रेजेंस में? H2O। देखो हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है? हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर एक्सेस अमाउंट, जैसे समुद्र में तुमको नहाने के लिए छोड़ दिया भाई, जी अनलिमिटेड पानी है, जितना चाहो डुबकी लगा लो। लेकिन टंकी से पानी से नहा रहे हो तो भाई पानी क्या है? लिमिटेड अमाउंट में है, उसमें जितना मर्जी उतना यूज नहीं कर सकते भाई, खत्म हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? वाटर एक्सेस अमाउंट में, हमेशा ही वाटर क्या होता है? एक्सेस अमाउंट में। और यहाँ पे रिएक्शन आप लोग को बताया होगा, ऑर्गेनिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द एसाइल ग्रुप। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा? OH माइनस, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड O जो है किसके साथ जुड़ जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड OH के साथ। और ये R डैश जो है, R डैश O किसके साथ जुड़ जाएगा? H के साथ। तो इसको अलग करके R डैश OH। और एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हम लोग कराते थे और रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता था। क्या होता था? रिवर्सिबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझोगे तुम लोग। अगर इसका हम लोग रेट लो एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है, पावर 1। ठीक है, अब देखो ये वाटर इतना ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में है कि इसमें कुछ अगर यूज भी हो जाए तो इससे कोई रेट पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? यानी कि ऑलमोस्ट ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस। अब समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इसका अगर अमाउंट कुछ यूज भी हो गया एस्टर के साथ तो इसके अमाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ये ऑलमोस्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी कि ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। तो हम लोग एक नया कांस्टेंट लिख लेते हैं, क्या? सॉरी, रेट अगर लिखना चाहें तो रेट इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या मिल जाएगा? K डैश और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, इसका पावर क्या हो जाएगा? 1। यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक्चुअल में 1, ये एक्चुअल ऑर्डर है। लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? एक्सपेक्टेशन आपकी क्या थी? तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था? सॉरी, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था? तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था? 2 था, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर क्या होगा? 1। तो ये एक एक्सपेक्टेड नहीं लिखना है, एक्चुअल में जो ऑर्डर होगा वो 1 ही होगा। क्लियर है? यानी यहां से अगर हम लोग K डैश इज इक्वल टू लिखना चाहें तो K डैश के जगह क्या लिख सकते हैं? K डैश के जगह क्या लिख सकते हैं? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। और H2O का कंसंट्रेशन कितना होता है? H2O का कंसंट्रेशन कितना होता है? तो H2O का कंसंट्रेशन जो होता है, याद रखना है, 55.55। कितना होता है? 55.55। ठीक है, ये इसका कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, जल्दी। तो ये डाटा आपको दे रखा है, SOCl2 डिकम्पोज होकर क्या दे रहा है? SO2 + Cl2। और सारे किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में।
एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट t इक्वल टू 0 पे आपको टोटल प्रेशर दे रखा है और t इक्वल टू 100 सेकेंड पे आपको टोटल प्रेशर दे रखा है। पूछा है कि रेट बताओ कि अगर टोटल प्रेशर कितना हो जाए 0.65 हो जाए तो रेट कितना होगा। तो देखो रेट निकालने का, तो सबसे रेट निकालने का फॉर्म क्या होगा, रेट इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ SO2Cl2, ठीक है। यानी टोटल प्रेशर जो है वो कितना है 0.65, k में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पे SO2Cl2 नहीं करके P टोटल कर लो, क्या कर लो P, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, K निकालने का फॉर्म क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग इनिशियल पीनट अपन पीनट माइनस x, यानी कि हम लोग को पीनट चाहिए और x चाहिए। पीनट कितना है, देखो यहाँ से पीनट कितना है 0.5, और अगर हम लोग बात करें x की, तो देखो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लो, इसे साफ कर दो ना, यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा, यहाँ से हम लोग देखना चाहें तो SO2Cl2 यहीं पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2, ये मान लेना है गैस फेज में है, अगर नहीं भी लिख पाऊँ तो ठीक है। T इक्वल टू 0 पे पीनट प्रेशर ये क्या होगा 0 आफ्टर टाइम T, T इक्वल टू 100 सेकेंड पे अगर हम बात करें तो पीनट में से क्या हुआ, कुछ x डिकम्पोज हुआ 1 मोल के लिए, तो ये भी कितना होगा x और x। कोई डाउट है, यानी यहाँ सब लिखना चाहे हैं पी नॉट माइनस एक्स और प्लस एक्स इज इक्वल टू टोटल कितना है 0.6, बोल रहा है कि टोटल प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड कितना है 0.6, और टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर मतलब सबका ही होगा ना, SO2Cl2 SO2 और प्लस Cl2 सबका ही प्रेशर होगा, और टोटल प्रेशर कितना है पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.6। आपका एक से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6 माइनस पी नॉट, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6 माइनस 0.5, यानी x कितना आ जाएगा 0.1। अब रखें यहाँ से देखो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 और टाइम कितना है 100 लॉग इनिशियली प्रेशर कितना था 0.5 और फाइनल कितना हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स, यानी कि 0.5 माइनस 0.1। कोई डाउट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 100, और इसको हम लिख सकते हैं log 5 माइनस log 4 लिख सकते हैं क्या, log 5 माइनस log 4। कोई डाउट है, log 5 माइनस log 4, देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। देखो ये log के अगर सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0.5, नीचे क्या आ जाएगा 0.4, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल, और log a अपन b का फॉर्म क्या होता है log a माइनस log b। ये वैल्यू बता दो जल्दी से इस वक्त log 5 और 4 की। तो log 5 की वैल्यू हम लोग लगभग 0.7 ले लेते हैं, ले लो तुम लोग भी 2.303 डिवाइडेड बाई 100, log 5 की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.7 और log 4 की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग लगभग 0.6, यानी कितना आ जाएगा 0.1, यानी ये आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.1, कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा k इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 10⁻⁻³ और यूनिट क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो यहाँ से k मिल गया, कैप्चर हो रहा है भानु नीचे, ठीक है, तो k मिल गया। अब k ला के सब्सटीट्यूट कर लोगे, रेट मिल जाएगा तुम लोग को, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, तो k कितना है 2.303 इंटू 10⁻³ इंटू p टोटल कितना है 0.6
7.65 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके जल्दी बता दो इस पर्सन। 7.80 पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 2.303 इंटू 0.65, 1.49। तो रेट इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1.49 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या होगी, एटीएम पर सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड। क्लियर है, देख लो एक बार आंसर, इतना ही अप्रोक्स आ रहा होगा, कुछ हो गया, ठीक है।